नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि तैयारी आपकी कैसी चली है, अपना जो प्रेजेंस है वो बताएं कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं साझा कर दूं, शेयर कर दूं। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, मतलब बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। यहां पर आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इसी सीरीज में आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। अभी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरुआत की गई है पॉलिटी की क्लास से। अभी कुल लगभग आपकी 16 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। ज्यादा क्लासेस नहीं है और बहुत कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं गया है अभी 16 क्लासेस में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जो सिलेबस है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया ही जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो बुक्स है वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है ओनली यूपीएससी का वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बच्चे जो अभी तक की क्लासेस कर रहे हैं वो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये दोनों चीजें मिल रही हैं, ताकि वो बच्चे जो अभी क्लासेस करने जा रहे हैं या फिर अभी जिनको ये चीजें नहीं मिली हैं वो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आप कि आपको ये बुक्स और स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी शेयर किया करें ताकि और भी बच्चे इसमें एंगेज हो सके और जो आपके सपने हैं उसे थोड़ा सा उड़ान मिल सके। और देखिए, आप इंगेज करोगे जितना ज्यादा बच्चों को, उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, ठीक है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 17 की शुरुआत करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए, ओनली यूपीएससी का ही एक दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से, जो आपको साइड में दिख रहा होगा। कल इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो यहां पर डिस्कस की गई, जो आपको साइड में दिख रहा होगा। यहां पर बिल्कुल जीरो से बताया गया है कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। अगर आप बिगिनर हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपको ये मालूम नहीं कि शुरुआत कैसे करें, बेसिक से शुरुआत कैसे करें, एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े, कोचिंग क्लासेस का क्या मामला है, इस सब पर डिटेल डिस्कशन यहां पर इस चैनल पर किया गया है। जो वीडियो आपको दिख रही है, ये जो वीडियो कल अपलोड की गई है इस चैनल पर, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये लिंक जो है इस वीडियो की जो मैं बता रहा हूं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर तुरंत के तुरंत आप वो देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल्ड है। आप अगर ये कहें कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप ये कह लें कि पूरी तैयारी खत्म हो जाएगी, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। शुरुआत लोग कर देते हैं लेकिन मामला जस का तस बना रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप जरूर देखें जाकर। लिंक जो है इस वीडियो की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओनली यूपीएससी का ही दूसरा चैनल शुभम मिश्रा वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज वो प्रेस कर लें। बाकी लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, प्लीज एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 16 को खत्म किया था, है ना। रिजर्वेशन वाला जो मामला था वो खत्म किया था, किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी। तो आर्टिकल 16 इस तरह से खत्म हो गया था। यानी कि अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, मूल अधिकार पढ़े हैं, और मूल अधिकार के ही क्रम में क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं यार, सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, सारे अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो आज जो अनुच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल आपका 17 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 17 की। और ये क्या पढ़ रहे, फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, फंडामेंटल राइट। चलिए, मौलिक अधिकार, हिंदी में ना लिख के मैं ऐसे ही फंडामेंटल राइट लिख दिया, मौलिक अधिकार रफली आप देख लेना, ठीक है। चलिए, अब शुरुआत आज किससे करते हैं, आर्टिकल 17 से, अनुच्छेद 17 से करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ आप, किसी को मालूम हो तो अनुच्छेद 17 है क्या। देखिए, अनुच्छेद 17 जो है वो, उसकी जो हेडिंग है वो साफ साफ कहती है कि सामाजिक विषमता और विशेषता की समाप्ति करता है ये अनुच्छेद। क्या करता है, अभी मैं बताता हूं क्या है। सामाजिक विषमता और विशेषता की समाप्ति, इसका क्या मतलब है अभी मैं डिस्कस करता हूं। विशेषता की समाप्ति करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल 17 की क्या है, ये अनुच्छेद 17 की ये हेडिंग है, ठीक है। क्या करता है भैया, ये जो है
सोशल इनइक्वेलिटीज जो है उनका एंड करता है, उनको समाप्त करता है, और स्पेशलाइजेशन जो है उनको भी कहीं ना कहीं ये खत्म करता है। ठीक है, जो विशेषताएं हैं, स्पेशलाइजेशन है, उनको भी एंड करता है, और जो आपकी इनइक्वेलिटीज हैं सोसाइटी में उनका भी एंड ये आर्टिकल करता है। ठीक है, अब ये क्या है, सामाजिक विषमता और विशेषताओं की समाप्ति से क्या मतलब है? देखिए, सामाजिक विषमता का क्या मतलब है? सोसाइटी में जो क्या है, इनइक्वेलिटीज हैं, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं ना, समाज में विषमता, क्या वही वाली विषमता जो ऊंच नीच वाला मामला, वो क्या है, वो खत्म है, वो खत्म होगा। तो ये जो आर्टिकल अनुच्छेद है आपका, वो सामाजिक विषमता की समाप्ति करता है, यानी ऊंच नीच वाला जो मामला है वो पूरी तरीके से ये खत्म कर देता है, इसका जो मतलब है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद 17 एग्जैक्टली कहता क्या है। ठीक है, ये तो हेडिंग है कि सामाजिक विषमता और विशेषता की ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद समाप्ति करता है। अब देखते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली ये जो आर्टिकल है वो कन्वे क्या करना चाहता है सोसाइटी को। देखिए, ये जो आर्टिकल 17 है वो साफ साफ कहता है कि छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और ये छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध होगा। क्या है भैया, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत क्या है, इस अनुच्छेद के तहत क्या है, इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत, छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जो है आपकी, क्या है, अनटचबिलिटी, इसकी क्या करता है, अनटचेबिलिटी की समाप्ति करता है। ठीक है, समाप्ति क्या करता है, समाप्ति करता है, मतलब करता है, और क्या करता है, और ये जो छुआछूत है वो दंडनीय अपराध है, यानी पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है, पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, दंडनीय अपराध है ये। तो इसका क्या मतलब है, निकल रहा है कि मतलब छुआछूत जैसा मामला समाज में नहीं रहेगा। छुआछूत का मतलब क्या है, कोई किसी जाति से आता है, किसी धर्म से आता है, आप ये नहीं कह सकते कि वो इस जाति का है तो मुझे टच नहीं करेगा, वो इस धर्म का है तो मुझे टच नहीं करेगा, मुझे छुएगा नहीं। ये से छुआछूत हो, ये छुआछूत का ही तो मामला है, अनटचेबिलिटी का। तो ये जो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 ये इस तरह से प्रावधान करता है कि छुआछूत की समाप्ति है, कोई किसी को नहीं कह सकता, सब एक दूसरे को टच कर सकते हैं, सब छुआछूत वाला मामला पूरी तरीके से ये निषेध करता है, इसको एंड करता है, इसकी समाप्ति करता है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले सबसे पहले इस अनुच्छेद, अच्छा अगर कोई कहता है कि भैया ये इस जाति का है, इस कैटेगरी का है, मुझे छू नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल क्या है, दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस में आता है, और आप पर सीधा सीधा इस पर मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। ठीक है, इस पर आप पर केस जो है वो फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला जो मामला कहता है वो इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत की समाप्ति होगी। ठीक है, कहीं भी सोसाइटी में ये ऊंच नीच वाला मामला नहीं है कि सोसाइटी में कहीं ये वाला काम करता है तो ये मुझे छुएगा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, सभी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या करता है, छुआछूत की समाप्ति करता है। ठीक है, दूसरी बात भाई, ये जो आर्टिकल 17 है, अच्छा अभी तक के आर्टिकल्स में हमने क्या देखा, हमने पहले आर्टिकल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स हमने देखे, 14 देखे, 15 देखा हमने, 16 देखा, तो हर जगहों पे क्या था, हर जगहों पे हर आर्टिकल्स में था कि जैसे पहला आर्टिकल अगर 15 की बात कर ले तो जाति धर्म के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। और फिर 16 में आपने देखा कि नौकरियां हैं वो सभी के लिए इक्वल रखी जाएंगी, सभी को समान अवसर दिया जाएगा नौकरियों में। लेकिन आगे क्या कह देता है फिर यही 16 कहता है कि नहीं, नौकरियों में तो सबको समान रखा जाएगा, लेकिन यहां पर विषमताएं, भेदभाव किया जा सकता है नौकरियों में। क्यों, जैसे कोई पिछड़ा रह गया, कोई इस तरह से समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है समाज से, है ना। तो वहां पर जहां एक और कहा जा रहा था कि ये नहीं ये हो सकता, वहीं क्या कहा जा रहा था कि उस पर मतलब उस पर प्रावधान लगा दिया गया कि नहीं ये भी हो सकता है। लेकिन इकलौता ये एक ऐसा आर्टिकल है, इकलौता ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो बिल्कुल क्या है, जो जितने भी मौलिक अधिकार है उन पर ये इकलौता आर्टिकल, इकलौता अनुच्छेद है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है, किसी भी प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगा। इसका मतलब क्या है, प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, इस आर्टिकल पर नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है मतलब क्या, मतलब ये क्या, मतलब आप ये नहीं कह सकते यहां पर कि ये पहले ये आर्टिकल कह दिया कि छुआछूत की समाप्ति करेगा, फिर आप
आगे आर्टिकल ये कहेगा कि नहीं भैया छुआछूत किसी आधार पर किया जा सकता है, ये नहीं, यहां पर बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल तरीके से ये क्या है, प्रतिबंधित करता है। मतलब क्या है, और जितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनमें क्या है, किसी प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं, प्रतिबंध आरोपित है, रिस्ट्रिक्शन है उन पर। जैसे मैंने बताया ना कि नौकरी सबकी पहले क्या कहा, नौकरियां सभी के लिए समान है, लेकिन फिर नीचे कह दिया कि नहीं फिर आरक्षण दिया जा सकता है SC ST वर्ग के लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। पहले तो कह रहा था कि भैया सबके लिए समान ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन नीचे प्रतिबंध लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन वहां पर इंपोज किए गए। तो भैया ये क्या है, ये इकलौता एक ऐसा आर्टिकल है पूरे मौलिक अधिकार में, पूरे फंडामेंटल राइट में, जो क्या करता है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इस आर्टिकल पे, इस अनुच्छेद पे नहीं लगा है। ये पूरी तरीके से क्या है, निरपेक्ष अधिकार है, यानी एब्सोल्यूट राइट है ये पूरी तरीके से। क्या कहेंगे इस आर्टिकल को, इसीलिए इस आर्टिकल को क्या कहते हैं, कभी अगर पीसीएस में आप के पूछ लिया गया एब्सोल्यूट राइट कौन सा भैया, तो आर्टिकल 17 जो है वो आपका निरपेक्ष अधिकार है, जो आपका एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये आर्टिकल क्या कहलाता है, ये अनुच्छेद, इसीलिए क्या कहलाता है, अनुच्छेद निरपेक्ष अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है, निरपेक्ष अधिकार, अधिकार, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट इसी को बोलते हैं, एब्सोल्यूट राइट बोलते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। तो भैया ये क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस पर किसी भी प्रकार का क्या है, निरपेक्ष है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है इस आर्टिकल पर, ठीक है। तो क्लियर, बातें क्लियर हो गई आर्टिकल 17 का, ये जो इतना मैंने आपको बताया क्लियर हो गई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, या कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप प्लीज बताएं। इस पर किसी भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये प्रतिबंध नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, और इसीलिए ये निरपेक्ष अधिकार है, ये इसीलिए क्या है, एब्सोल्यूट राइट है, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया ये मामला, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब देखिए, ये तो रहा आपका क्या कहता है आर्टिकल 17, ठीक है। अब देखिए बाकी ये जो आर्टिकल 17 है, इसके तहत अब देखिए 1955 में एक अधिनियम पारित किया गया, ये लागू किया गया 1955 में। कहां लागू किया गया, 1955 में, ठीक है। किस नाम से लागू किया गया, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955 लागू किया गया। क्या लागू किया गया, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955, ठीक है। ये किस लिए लागू किया गया 1955 में, कि ये जो छुआछूत वाला मामला है उसे सोसाइटी से खत्म करने के लिए, उसे सोसाइटी से, समाज से खत्म करने के लिए ये अधिनियम लाया गया, ये एक्ट लागू किया गया 1955 में, ठीक है। अब इसका क्या काम था, वही कि सामाजिक विषमता, ऊंच नीच वाला मामला ना हो, है ना, इसको समाप्त करने के लिए। अच्छा, ये जो जैसे छुआछूत जब खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगा, सब समाज में क्या हो जाएंगे, सब समाज में इक्वल हो जाएंगे, बात मतलब ये जो लाइन जा रही है इसी पर सब समाज में एक साथ आ जाएंगे, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भैया ये उच्च जाति का है, ये नीची जाति का है, ये हमें टच नहीं कर सकता, और या फिर ये वाला मामला तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, सामाजिक विषमता की क्या करता है, ये समाप्ति करता है, ठीक है। तो क्या है भैया, ये जो आपका आर्टिकल एक्ट है यानी अधिनियम है, वो 1955 लाया गया, 1955 में ये लाया गया, ठीक है। अब 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, 1976 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इसका नाम बदलकर रख दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल, क्या रख दिया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। क्या रख दिया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, इसका नाम रख दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाम बदलकर रख दिया गया क्या, कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, और यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या नाम रख दिया गया इसका, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1955, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया, छुआछूत प्रतिषेध से क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण, मतलब नागरिकों को क्या करता है, ये अधिकार देता है, इसको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है सिविल राइट एक्ट जो है वो क्या है, सिविलियंस को, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप समझ गए। तो ये क्या है,
हमने क्या देखा कि भैया ये क्या है, एब्सोल्यूट राइट है, निरपेक्ष अधिकार है, यहां पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है इस आर्टिकल पर, इस अनुच्छेद पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, चलिए नोट डाउन कर ले। अच्छा, इसको नोट डाउन कर ले प्लीज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में भी लिखते चले। मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, मैं अभी इस पर डिस्कस करूंगा, जो मैं बोलता हूं कि अपनी लैंग्वेज में आप लिखकर अपने नोट्स बनाते चलो। कई बार नोट्स बच्चे शेयर करते हैं, वहां पर दिक्कत होती है, वो क्या दिक्कत है मैं आपके साथ साझा करता हूं, एक बार आप नोट डाउन कर ले इसको। चलिए नोट डाउन कर ले, चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए, देखिए ये छुआछूत जो वर्ड है, अनटचेबिलिटी, ये है क्या? क्या संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं उल्लेख था, जिक्र था, इसको कहीं मेंशन किया गया है, इसकी मीनिंग को? तो देखिए, छुआछूत से क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग निकलती है, ये देखते हैं अनटचेबिलिटी से। ठीक है, छुआछूत से अभिप्राय, मीनिंग क्या है इसकी, अभिप्राय। ठीक है, देखिए जो हमारा संविधान है वहां पर कहीं भी अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत शब्द है, उसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, संविधान में क्या है भैया इसका, संविधान में इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया। किसका? ये शब्द का किया गया। ठीक है, लेकिन 1976 में नाम बदला गया ना इस अधिनियम का, तो 1976 में क्या कहा गया, 1976 में इसकी परिभाषा दी गई, इसका मतलब निकाला गया, छुआछूत जो शब्द है उसका मतलब निकाला गया। क्या भैया 1976 में क्या है, में इस शब्द का क्या निकाला गया, शब्द का प्राय निकाला गया, इसकी मीनिंग निकाली गई। ठीक है, क्या कहा गया, जो छुआछूत शब्द है वो क्या, इसका क्या मतलब निकाला गया? देखिए, किसी जाति सूचक शब्द द्वारा अगर किसी को अपमान पहुंचता है, बात को समझिएगा, क्या निकाला गया, अगर कोई, पहला क्या है, अगर कोई किसी जाति सूचक शब्द द्वारा अपमान करना। ठीक है, जैसे कोई किसी ऐसी जाति का है जिसे समाज में सही दर्जा नहीं मिल पाया, तो यूजुअली क्या होता है कि लोग उसकी जाति से उसे बुलाते हैं, ऐसा ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये अगर कोई ऐसा कर रहा है, किसी की जाति सूचक शब्द के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या है, ये छुआछूत के तहत आएगा और उस पर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन उसके थ्रू लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये यहां पर ये इसके मीनिंग को निकाला गया कि किसी जाति सूचक शब्द द्वारा अगर किसी को बुलाया जाता है, तो ये यहां पर इसकी मीनिंग निकाला गया। और क्या कहा गया, जो भैया ये जो जाति के आधार पर, मतलब किसी कास्ट के आधार पर किसी को पब्लिक प्लेस पे जाने से अगर आप रोक रहे हो, तो ये भी छुआछूत के अनटचेबिलिटी के अंडर में आएगा, छुआछूत के अंतर्गत ही आएगा। क्या भैया, जाति के आधार पर कहां पे, पर सार्वजनिक जगहों पर, यानी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई रोक रहा है आपको, सार्वजनिक प्लेस पर, जगहों पर प्रतिबंध लगा रहा है जाने से, प्रतिबंध। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी किसके आगे अंतर्गत आएगा, छुआछूत करने के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है, ये छुआछूत शब्द की मीनिंग 1976 में इसका जो अर्थ है वो निकाला गया। ठीक है, और क्या कहा गया, जाति आधार पर सामाजिक सेवा के लिए किसी को रखना, मतलब ये इस जाति का है तो यही काम करेगा। ठीक है, ये भी अगर रखा जा रहा है तो ये भी क्या है, इसके अगेंस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये दो आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या भैया, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जाति के आधार पर, क्या है आपका तीसरा, जाति के आधार पर किसी को कोई सर्विस में रखना, जाति के आधार पर सेवा में रखना। समझ रहे हैं बात को, मतलब ये इस कास्ट का है तो यही काम कर पाएगा, इसी काम के लिए हमने इसको रखा है। और अगर कोई कर रहा है कास्ट बेसिस, अगर
किसी का जो आप पेशा निर्धारित किया जा रहा है, ऑक्यूपेशन डिसाइड किया जा रहा है, तो ये भी इसके अगेंस्ट में आएगा। यानी छुआछूत आप कहीं से नहीं कर सकते। अब ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल समाप्त हो जाता है। अब इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा गया कि नहीं भैया छुआछूत किया जा सकता है, थोड़ा भेदभाव छुआछूत किया जा सकता है, कहीं लिखा है नहीं। और सब आर्टिकल सबने देखे, अनुच्छेद सारे देखे, वहां पर क्या था, वहां पर था कि हाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे से नीचे लिख दिया गया कि हाँ सोसाइटी में इक्वालिटीज लाने के लिए, अगर सबको इक्वल एक आप एक कह लें एक पैमाने पे रखने के लिए कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन ये इकलौता एक आर्टिकल है जिसे निरपेक्ष अधिकार के नाम से जानते हैं मौलिक अधिकारों में, और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है। यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। तो भैया ये क्या है, इसके नोट्स बना लें, इसके आप क्या करें, आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए इसको नोट डाउन कर ले आप। देखिए अच्छा, नोट डाउन के मामले में मैं बता रहा था आपको कि कई बार बच्चों को कहा जाता है कि आप नोट डाउन कर ले, तो नोट्स आप शेयर करते हो। तो जैसे मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता हूं कि समझाने के लिए आपको कि इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया, तो जिक्र का मतलब मैं बोलचाल की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई स्टूडेंट्स ऐसा लिखकर सेंड करते हैं कि इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। तो प्लीज अपनी लैंग्वेज मतलब की है कि आपको एग्जाम में जिस लैंग्वेज में लिखना है, जिस भाषा में लिखना है, वो सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिखो। ऐसा ना वो लेख लिखो ना, जिक्र अगर आप कर रहे हो तो जिक्र का मतलब क्या है, उल्लेख करना हुआ। भैया आप इसको थोड़ा सा ये कहे कि ऑफिशियल लैंग्वेज आप लिखा करो कि स्टेटमेंट जब कहीं आप यूज करो एग्जामिनेशन में, आप जिक्र तो लिखोगे नहीं, वो तो आप फिर उर्दू भाषा की श्रेणी में चला जाएगा, उस लैंग्वेज में चला जाएगा। तो भैया इसको क्या है, एक सीरीज में एक अच्छी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बनाया करो। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। अब क्या है, ये आर्टिकल 17 आपका एंड हो गया। अच्छा, हेडिंग जो थी वो समझ में आ गई होगी नहीं, विशेषताओं की समाप्ति भी है, यानी किसी भी प्रकार की विशेषता यहां पर नहीं दी जाएगी कि भैया आप ये कहें कि ये कोई जाति का है तो भैया ये विशेष है, तो नहीं भैया, सब समान है, यहाँ पर सब के लिए सब इक्वल है। कानून वगैरह तो देख लिया अपन लोगों ने कि सारा इक्वल है, सारे सब पर इक्वल लागू होता है। ठीक है, इंपोज किया जाता है। तो ये तो मामला आर्टिकल 17 का रहा, अनुच्छेद 17 का रहा। अब अनुच्छेद 18 पे हम लोग मूव करते हैं, आर्टिकल 18 पर हम मूव करते हैं। अच्छा, किसी को मालूम है आर्टिकल 18 कहता क्या है, मालूम है? अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। क्या है आर्टिकल अनुच्छेद 18 क्या कहता है आपका? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ये क्या है उपाधियों का अंत, इसका क्या मतलब है? एबोलिशन ऑफ क्या है आपका? टाइटल्स जो है, टाइटल्स किसी को नहीं मिलेंगी, ये इसकी क्या करता है? प्रावधान करता है, इसका प्रोविजन करता है। अब ये क्या है उपाधियों का अंत? देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जो राज्य है आपका, जो हमारा जो हमारी कंट्री है, जो हमारा राज्य है, वो क्या है? वो किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। क्या कहा है भैया? ये क्या कहता है यहां पर आर्टिकल 18? राज्य क्या है? राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी नागरिक को नहीं देगा। ठीक है, अब राज्य क्या दे सकता है? राज्य केवल क्या दे सकता है? राज्य केवल शैक्षणिक उपाधि दे सकता है। शैक्षणिक उपाधि दे सकता है, बात को समझिएगा, दे सकता है। ठीक है, और कुछ विशेष और कुछ ऐसी उपाधियां हैं। अब देखिए राज्य क्या कहा है, उपाधियों के अंत में क्या कहा है कि भैया जो राज्य है हमारा, जो हमारी जो कंट्री है, वो किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को नहीं देगी। जो टाइटल है वो नहीं, जैसे क्या है होता था ना, राजा, महाराजा, दीवान, ये सब क्या है? ये सब उपाधि थी ना जो दी जाती थी शुरुआत में। राजा कहीं के हो गए, भारत में कोई भैया ये राजा वाला मामला नहीं चलता, कोई भी राजा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब एक ही है, सब एक ही कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये जो उपाधि है, राजा, महाराजा और दीवान और बहुत सारी ये टाइटल्स यूज होते थे ना, किंग हो गए, तो ये क्या है? ये सब यहाँ पर ये उपाधियां नहीं चलेंगी। बिल्कुल कहा गया है कि इस प्रकार का जो भी कोई भी टाइटल है वो यूज नहीं किया जाएगा, नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। सरकार
नागरिकों को नहीं देगी, ऐसी कि कोई राजा ये आ रहे हैं, महाराजा ये आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई ये नहीं चलेगा। सब भैया यहाँ बराबर है, किसी को इस तरह का टाइटल से नवाजा नहीं जाएगा, नागरिकों को ये जो टाइटल है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है इसी में कि राज्य केवल शैक्षणिक उपाधि दे सकता है। शैक्षणिक उपाधि का मतलब क्या है, जैसे पीएचडी होता है ना, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग जाता है आगे सामने, है ना, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम सुना होगा आपने। तो क्या है भैया, ये उपाधि, ये जो है शैक्षणिक उपाधि है, पढ़ाई वाली, ये शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल किसी प्रकार का टाइटल जो है वो आपको दिया जा सकता है, ठीक है, राज्य दे सकती है। तो क्या है भैया, ये पीएचडी हो गया। और इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि किसी प्रकार का जैसे आपका जनरल हो गया, मेजर हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो सेनाओं में दिया जाता है वो भी यहां पर दिया जा सकता है। क्या है, ये भी यहां पर मेजर वगैरह की उपाधि जो है वो यहां पर दी जा सकती है। बस इतना ही ये जो है छूट दी गई है शैक्षणिक उपाधि की और ये सब मामले की दी जा सकती है। लेकिन वो वाली उपाधि कि नागरिकों की भैया राजा, महाराजा, दीवान, इस तरह वाली उपाधि कहीं भी दी नहीं जाएगी, टाइटल कहीं भी ये जो है वो नहीं किया जाएगा किसी को, ठीक है। तो ये मामला क्लियर हो गया, यही उपाधियों की अंत की बात की गई है, ठीक है। ये टाइटल जो है वो कहीं भी किसी को नहीं दिया जाएगा, तो इसी की ये बात करता है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, ये यहीं पर आके क्या कहा है, यहीं पर कहा है कि भैया नागरिक जो है, जो नागरिक है भारत के, उनको क्या है, कोई भी किसी प्रकार की जो विदेश से उपाधि नहीं लेगा। जो हमारा नागरिक है वो क्या कहता है भैया ये आर्टिकल, विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा। क्या कहता है, नागरिक जो है, नागरिक विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि, कोई भी टाइटल जो है वो फॉरेन से नहीं लेगा, ठीक है। अगर हमारा सिटीजन है वो, तो भैया वो कहीं भी फॉरेन से किसी भी प्रकार का अगर उसे टाइटल दिया जा रहा है, टाइटल से नवाजा जा रहा है, तो वो नहीं लेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। तो ये क्या है, ये प्रावधान करता है। अच्छा, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये जो उच्च, देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फोकस्ड है किस पर, कि भैया ऊंच नीच की भावना ना हो पाए, सब समान है। मूल अधिकार का जो मीनिंग, अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा, ओवरऑल सारी चीजें देखी पढ़ी, उसमें ये क्या निकल के आ रहा है, ये यही निकल के आ रहा है ना, सब कि सभी सब समान है, कहीं भेदभाव किया ही नहीं जा सकता, है ना, किसी के प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। तो ये तो निकल रहा है ना कि इसीलिए तो उपाधि नहीं दी जा सकती। अगर किसी को उपाधि दे दी गई, मान लेते हैं किसी को राजा बोल दिया गया, तो भैया वो क्या है, वो राजा है, वो तो किंग हो गया, तो ये क्या है, आम नागरिक से तो ऊंचा हो गया ना वो। यही वजह है कि आपका ये जो उपाधियों के अंत की बात कही गई है। तो क्या भैया यहां पर कहा गया कि नागरिक जो है विदेश से किसी भी प्रकार की जो उपाधि है वो नागरिक क्या है, वो नहीं लेगा, ठीक है। अब देखिए, और इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि कोई विदेशी जो नागरिक है, अगर कोई विदेशी नागरिक है, मतलब कोई बाहर का नागरिक है जो भारत में है और भारत में लाभ के पद पर है, बात को समझिएगा। कोई विदेशी नागरिक, क्या कहा है आप, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर है, लाभ के पद, इंपॉर्टेंट ये टर्म है, लाभ के पद पर है, वो किसी भी प्रकार की उपाधि विदेशों से नहीं लेगा। विदेशों से या फिर कहीं किसी प्रकार की उपाधि वो नहीं लेगा, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की टाइटल कहीं से भी उसे मिलेगा तो नहीं लेगा। क्या कहा गया भैया, अब ये जो विदेशी नागरिक है, अब ये जो लाभ का पद है, ये जो टर्म आपका आ रहा, लाभ का पद आप किसी को मालूम है, ये लाभ का पद क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी को मालूम है, कमेंट सेक्शन में बताओ आप। अच्छा, आपको चीजें समझ में आ रही है तो भी कमेंट में आप बताओ कि चीजें समझ में आ रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, किसी को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो ठीक है, मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं, ये खोल के इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर है, वो क्या है, वो क्या है, किसी भी प्रकार की उपाधि क्या है, वो नहीं ले सकता।
क्यों अभी नहीं ले सकता? और वो लेगा तो किसकी अनुमति से लेगा? वो राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। हमारे प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो क्या है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा। जो भारत में यहां पर कार्यरत है, भारत में लाभ के पद पर है। लाभ के पद पर आप ये कह सकते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार का आप ये कह सकते हैं किसी पद पर है जो जिससे उसे प्रॉफिट मिल रहा हो, कहीं आपका ये कह सकते हैं कि जिसे उसे कहीं सैलरी मिल रही हो, या मतलब किसी भी प्रकार की। अभी सिर्फ इतना ही समझिए, अभी मैं लाभ के पद को और ओपन करके डिस्कस करता हूं, बस इतना ही समझिए। तो क्या है, कोई विदेशी नागरिक हो गया, फॉरेन वाला बंदा जो इंडिया में कहीं कार्यरत है, पद पर है, और वो क्या है, वो किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा, ठीक है, किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, ठीक है, नहीं लेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, या फिर ये टेस्ट पर भी है, मतलब लाभ के पद पर या फिर किसी टेस्ट में है, टेस्ट पे है, तो ये भी क्या है, ये लाभ के पद और ट्रस्ट वाले मामले में भी क्या है, वो कोई भी उपाधि नहीं लेगा, सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति अगर होगी तभी वो इसको एडॉप्ट कर पाएगा, इसको यहां पर क्या कर ग्रहण कर पाएगा, ले पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, ये तो मामला। अब यही क्या है, यही भारतीय नागरिकों पे भी लागू होता है। जो कोई भारत का नागरिक है वो भी क्या है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, यानी कि जो लाभ के पद पर है वहां कोई नागरिक, और वो किसी भी प्रकार की क्या है, उपाधि नहीं ले सकता। क्लियर बातें हो गई? जो भारतीय व्यक्ति है, जो वो भी अगर कोई लाभ के पद पर है तो वो क्या है, उपहार या उपाधि नहीं ले सकता। अगला पॉइंट यही है, नोट डाउन कर लेंगे। चौथा क्या है, कोई भारतीय नागरिक भी है तो भी क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका अगर, ठीक है, तो वो भी क्या है, कहीं इस तरह की उपाधि नहीं पाएगा। तो क्या है भैया, भारतीय नागरिक भी क्या है, भारतीय नागरिक को भी क्या है, भारतीय नागरिक जो लाभ के पद पर है, जो लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, तो भैया पद पर है, वो भी क्या है, वो भी क्या, जो आपका ये टाइटल है, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, टाइटल उसे नहीं मिले, ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो मामला हो गया आपका उपाधियों के अंत की बात हो गई। ठीक है, अब ये जो लाभ का पद, एक शब्द आ रहा है, एक लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये अब हम देखते हैं। इसे नोट डाउन पहले कर लें। नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए इसको अब मैं इरेज करता हूं, और ये जो लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो होता क्या है, वो उसको हम देखते हैं कि क्या मतलब है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से चीजें घुमाकर पूछी जाती हैं, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करना आप इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। ठीक है, चलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, ये होता क्या है लाभ का पद, लाभ का पद। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता क्या है, देखिए ये जो लाभ का पद है, ये इसका जिक्र जो है वो संविधान में कहीं किया नहीं गया था। मतलब इसको परिभाषित किया गया तो है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया तो है, लेकिन परिभाषित सही ढंग से इसको कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 102(1) है और अनुच्छेद 191, ये दोनों क्या है, लाभ के पद को ही संदर्भित करते हैं, लाभ के पद को ही यहां पर इसका रेफरेंस देते हैं। क्या है भैया, आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल हमारा 191। ठीक है, 1 और क्या है, तो 102(1) ए, और ये आपका ये वाला, यानी ये दोनों आर्टिकल 191(a) और 102(1)(a), ये दोनों अनुच्छेद क्या है, किसको रेफरेंस देते हैं, लाभ के पद को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब इसका उल्लेख इन दोनों आर्टिकल्स में दिया गया है, 191(1)(a) में और 102(1)(a) में, आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकल में। ठीक है, ये जो 102(1) है, ये कहां, ये आपकी जो केंद्र वाली आपकी संसद सदस्यों के लिए लाभ के पद को क्या करता है, संसद सदस्यों को लिए क्या है, लाभ के पद के बारे में बताता है। और ये 191 वाला क्या है, विधान परिषदों, ठीक है, लेजिस्लेचर वाले मामले में क्या करता है, ये जिक्र करता है लाभ के पद। मतलब जो आपका स्टेट में जो आपके
एमएलए वगैरह होते हैं और ये जो सांसद सदस्य हैं आपके एमपी वगैरह हैं उनके लाभ के पद के बारे में बताता है। क्या बताता है? इनके वेतन भत्ते और इनकी सैलरी जो हो गई, ये सब क्या है? सरकारी लाभ जो इन्हें मिल रहा है, इस सब के बारे में ये दोनों आर्टिकल हैं क्या है? बताते हैं। क्या है भैया? सरकारी वेतन भत्ते जो हो गए, ठीक है, इनको सैलरी वगैरह वेतन भत्ते, ठीक है, और जो लाभ इनको सरकारी इस पद से मिल रहा है, इस सब की जानकारी क्या करता है? ये दोनों आर्टिकल देते हैं, ठीक है। 191(1)(a) और 1021(a), ये दोनों आर्टिकल, ठीक है। अब कहीं लाभ के पद पर आंसर लिखने को आए तो ये आर्टिकल अगर कहीं भी आपने इसका रेफरेंस दे दिया तो ये मानकर चलिए कि वो मामला वहां फिट हो जाता है। शुरुआत अगर लाभ के पद पर कहीं आ गया, प्रॉफिट, और क्वेश्चन आता है मेंस में, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये लाभ का पद जो है, ये चलिए कि इसका जो उल्लेख है वो इस आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकल में तो किया गया, विधानसभाओं के लिए, विधान परिषदों के लिए ये आर्टिकल है, और आपका जो सांसद सदस्यों के लिए ये आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये कहें, ये जो लाभ का पद है इसका सही ढंग से परिभाषा, इसकी डिफिनीशन कहीं भी संविधान में नहीं की गई, नहीं दी गई इसकी जो परिभाषा है, ठीक है। अब ये तो मामला हो गया कि लाभ का पद ये है, इस हिसाब से, मतलब लाभ के पद का मतलब सरकारी वेतन जो उन्हें मिलता है, भत्ते मिलते हैं, लाभ, और जो लाभ मिलते हैं उनको, इसी को लाभ का पद कहते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 191 विधान परिषदों के लिए और 102 आपका सरकारी आपका सांसद सदस्यों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो ओवरऑल चीजें रही। अब देखिए 2018 में एक घटना घटी दिल्ली में, यही पे दिल्ली में एक घटना ये घटी कि जो दिल्ली सरकार के जो 20 विधायक थे उनको चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको क्या कर दिया, उनके पद को ये कहा कि असंवैधानिक करार दिया। कहा कि भैया ये विधायक के पद पर नहीं रह सकते। क्यों अयोग्य करार दिया उनको? क्यों कहा भैया? यहां पर मैं बताता हूं, देखिए ये आर्टिकल नोट डाउन कर ले आप। ये कहा कि भैया ये जो सांसद है, 20 विधायक जो है, इनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ये चल ही रहा था, याद होगा आपको 2018 का ये मामला है। राज्य जो इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति से, जो हमारे प्रेसिडेंट से कहा कि भैया, रामनाथ कोविंद उस समय प्रेसिडेंट चल रहे थे हमारे, उनसे कहा कि भैया इनकी जो सदस्यता है वो डिसमिस कर दी जाए, ठीक है, अयोग्य इनको करार दिया जाए, इस 20 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। क्यों कहा भैया? ये 20 विधायकों को, 20 एमएलए को यहां पर इनको अयोग्य करार देने को कहा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो 20 एमएलए थे, 20 जो आपके विधायक थे, उन्होंने संसदीय सचिव का पद ले लिया था, ठीक है। मतलब दिल्ली सरकार ने इन 20 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर यहां पर नियुक्त किया था, इनको इस पोस्ट पर दे दिया था। तो यहां पर क्या है? यहां पर कहा गया है कि भैया किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर क्या है, नहीं रहेंगे। तो इसी बेसिस पर क्या कहा? इसी बेसिस पर जो इलेक्शन कमीशन था वो रिक्वेस्ट किया आपके हमारे रामनाथ कोविंद उस समय के प्रेसिडेंट चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, इसको 20 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की ओर प्रोसेस आगे बढ़ा दिया। अब फिर बाद में चलकर जो दिल्ली हाई कोर्ट थी वो इसमें 20 विधायकों की बहाली कर दी थी। लेकिन यहां पर क्या था, ये संसदीय सचिव, एमएलए तो थे, मतलब इसके अलावा भी इनको संसदीय सचिव वाला जो मामला था ये पोस्ट इनको दी गई थी। तो यही वजह है कि इसको अपोज किया गया। इसी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने, आपके चुनाव आयोग ने कहा कि भाई उनको क्या है, अयोग्य साबित कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे मामले हैं करंट के जो चल रहे होते हैं, कहने का मतलब। ये 18 का जिक्र इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक था, लग गया था, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो भैया क्या है, इसका मैंने जिक्र किया आपको। अच्छा, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं चीजें समझ में आ रही हैं, और ये जो मैं आर्टिकल इंपॉर्टेंट लिखवाता हूं उसे प्लीज आप नोट डाउन कर लिया करें। चलिए, ये तो मामला क्या रहा आपका उपाधियों के अंत का। अब ये जो उपाधियों का अंत है, ये जो टाइटल वाला मामला है, इस टाइटल वाले मामले में क्या है, कुछ मसला भी फंसता है। और पिछला जब ये मामला आपने देखा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, तो ये जो टाइटल वाला मामला, उपाधियों वाला मामला है, इसमें विवाद भी रहे हैं। क्या विवाद रहे वो अब हम देखते हैं कि क्या है। इससे संबंधित जो उपाधियों से संबंधित जो विवाद है, जो समस्याएं हैं, वो हम देखते हैं। क्या देखते हैं? विवाद। किससे संबंधित? उपाधियों से संबंधित। उपाधियों
से संबंधित, टाइटल से रिलेटेड जो आपके उपाधियों से संबंधित, ठीक है। ये जो डिबेट रही है इस पर, ठीक है, ये हम देखते हैं कि तर्क वितर्क भी किया जाता है कि क्यों आप उपाधियां जो है वो मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इस पर भी विवाद है, ठीक है। देखिए 1955 में क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार थी 1959 में, जो हमारी क्या थी केंद्र सरकार थी 1959 में, सॉरी 1955 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये उपाधियां देनी शुरू की, उपाधियां देनी शुरू की, ठीक है, देनी शुरू की कौन सी भैया, जैसे आपका भारत रत्न हो गया, और क्या होगा पद्म भूषण हो गया, और आपका पद्म श्री हो गया, ये सब क्या है, ये सारे अवार्ड क्या है, भारत रत्न हो गया, ठीक है, और आपका पद्म भूषण हो गया, ठीक है, पद्मश्री हो गया, ये सारे अवार्ड्स क्या है देना जो है वो शुरू किया गया 1955 में, ठीक है। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना था, कई आलोचकों का जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ये मानना था कि भाई ये जो उपाधि दी जा रही है वो उपाधि नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में डाइवर्सिटी वाला मामला जो था उसे रोकता है, और जो सोसाइटी है उसको दो भागों में थोड़ा सा डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि भैया उपाधि दी जा रही है, तो इससे ऐसा होगा ही कि भैया कोई उपाधि किसी को दे दी जा रही है कोई, तो इससे होगा कि भैया उन्हें उपाधि से नवाजा जा रहा है और हम लोग, इस तरह वाला मामला थोड़ा सा होगा। तो यहां पर क्या हुआ 1955 में, तो जो केंद्र सरकार ने वो ये देना शुरुआत कर दिया। अब फिर क्या हुआ भाई, जो 1977 में, ठीक है, किसमें 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये समाप्त कर दिया 1977 में, जनता पार्टी सत्ता में जब आई। ये पहली बार ऐसा मामला था जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी सत्ता में आई, तो इन्होंने क्या कर दिया 1977 में, ये जो उपाधियां थी उनको देना बंद कर दिया, इनको हटा दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इनको निलंबित कर दिया, ठीक है। तो ये मामला था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फिर जो आपकी इंदिरा गांधी हमारी जो 1980 में जीत कर आई, फिर इन्होंने क्या 1980 में क्या किया, इंदिरा गांधी ने फिर इसे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे संबंधित विवाद रहे, जो शुरुआत की गई देने से, फिर 1977 जनता पार्टी ने इसे खत्म किया, फिर 1980 में इंदिरा गांधी आई और उन्होंने फिर इसको शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये सारा कुछ मामला इस तरह से है, इस पर विवाद रहा है। अब इस पर क्या है, न्यायपालिका का क्या निर्णय है, कि न्यायपालिका इस पर क्या सोचती है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर क्या सोचती है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल 18 वाले मामले में। तो यहां पर क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सोचती है, ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, वो हम यहां पर देखते हैं। न्यायपालिका का मत क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिए, ये हम देखते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 18 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है, आर्टिकल 18 ही। तो क्या भैया, न्यायपालिका का निर्णय, डिसीजन जो रहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा वो हम देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया ये जो ये जो दी जा रही है, मतलब भारत रत्न दिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, पद्मश्री जो दिया जा रहा है, ये सारी क्या है, ये सारी पुरस्कार है, ये सारे क्या है, पुरस्कार हैं। इनको उपाधि से नहीं टाइटल किया जा सकता है, कि भैया इनको उपाधि नाम नहीं दिया जा सकता। ये सब क्या है, भारत रत्न, पद्मश्री, ठीक है, और आपका पद्म भूषण, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पुरस्कार हैं, ठीक है, पुरस्कार है। तो भैया पुरस्कार तो दिया ही जा सकता है ना, पुरस्कार तो दिया है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो पुरस्कृत तो उसे किया ही जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपके उपाधि नहीं है, उपाधि मत बोलो आप इसे, ठीक है, ये सब क्या है, पुरस्कार है, और ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं उन व्यक्तियों को जो सोसाइटी, जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्लियर कट बातें कही न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही रहा कि ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारी चीजें जो है ये पुरस्कार है, और ये जो उपाधियां हैं इनको उपाधि नाम मत दो। और ये जो नागरिक है इसको लिख लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं भैया, यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आपको वर्बली समझा रहा हूं, ये लिखा जाना चाहिए आपके नोट्स में,
ठीक है, न्यायपालिका क्या सोचती है इस पर। तो भैया क्या कही ना न्यायपालिका कहा भैया कि भारत रत्न ये सब सारी चीजें जो है वो पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। और उपाधि नहीं है तो भैया क्या है, ये नागरिकों को दी जानी चाहिए। ऐसे नागरिक जो समाज में सोसाइटी में अच्छे काम कर रहे हैं उनको इससे पुरस्कृत किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है भैया, विशिष्ट, अगर आप में कोई प्रतिभा है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिभा है, आप में स्पेसिफिक कुछ सेक्टर में आप अच्छा करते हो, तो इसमें क्या है, ये दिया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, तो ठीक है भैया, वो स्पोर्ट्स में कहीं अच्छा अपना काम किया उन्होंने, तो क्या मामला है ये भैया, ये भारत रत्न जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, अब किसी को उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इससे ये किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि भारत रत्न दे दिया गया सचिन तेंदुलकर को तो भैया वो समाज में वो थोड़ा सा डिवाइड वाला मामला आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पुरस्कार है, बिल्कुल क्लियर है, ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। बिल्कुल कोर्ट ने साफ साफ इन बातों को कहा कि भैया ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। इसलिए क्या कहा कोर्ट ने ये भी कहा कि भैया इसलिए ये समानता के विरुद्ध नहीं है। मतलब आप ये कहें कि इक्वेलिटी वाला मामला कहीं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, समानता के विरुद्ध नहीं है। इसे नोट डाउन कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे मैं लिख तो नहीं रहा हूं, इसे आप नोट डाउन कर लें। क्या है, और ऐसे ना नोट डाउन करें जैसा मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल सेंटेंस में नोट डाउन करना। ये मैं इसीलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको अपने एंड से लिखने की हैबिट बनानी होगी। यही जो नोट्स बनाने का प्रोसेस है आपका, वही कन्वर्ट होगा आंसर राइटिंग में। इसीलिए मैं यहां पर आपको क्या कर रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। तो भैया क्या है, ये क्या है, समानता के विरुद्ध नहीं है। ये जो सारे दिए जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता के विरुद्ध नहीं है। यानी कि ये आपका ये कहें कि इक्वालिटी वाला मामला कहीं यहां पर दिक्कत करेगा, तो भैया ये नहीं है, ये बिल्कुल सही है और इसको देना चाहिए। तो क्या है भैया, ये कहीं भी यूज हो रहा है तो ये क्या है, इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि भैया अगर ये दिया जा रहा है, यानी भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारी चीजें अगर किसी को दी जा रही हैं, तो वो व्यक्ति अपने नाम के सामने ये जो पुरस्कार है वो नहीं यूज कर सकता। मतलब सचिन तेंदुलकर को दिया गया अगर भारत रत्न, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ये नहीं बोला जा सकता। उनके नाम के सामने ये जो दिया गया है ये पुरस्कार, वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर नाम के सामने करने लगेंगे तो भैया वो वाला मामला आना शुरू हो जाएगा। ये तो पुरस्कार है, कोई उपाधि थोड़ी ना है, उपाधि नहीं दीजिएगी ना। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया। ये नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भैया ये अगले पॉइंट में आप ये नोट डाउन करें कि भैया ये जो भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कार नाम के आगे प्रयोग नहीं किए जा सकते। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए ये इसे नोट डाउन कर लें। क्या भैया, नाम के आगे इन पुरस्कारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नाम के आगे नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो इतना तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एंड है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है, क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो यहां पर मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए इसको मैं रेस करता हूं। इसी के साथ साथ आपका ये आर्टिकल 18 या फिनिश हो गया, यानी समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमने आज क्या, हमने दो आर्टिकल देखे, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला मामला जो था, और आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत था। ठीक है, उसको हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब ये कल की क्लास में अपन लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 19 जो बहुत ज्यादा बड़ा है आर्टिकल 19, उसको देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या भैया, आर्टिकल 19 देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको आगे की क्लासेस थोड़ी सी बड़ी और लंबी होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो और भी इनिशिएटिव है, जैसा कि हमारी इकोनॉमी वाली 19 क्लास हुई है, जिन बच्चों ने नहीं की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है 19 क्लासेस की प्लेलिस्ट की, वो आप जाकर देख लें। और टेलीग्राम पर हमारा जो लाइव सेशन होता है वो डाउट सेशन, अगर आपको क्लासेस में कोई दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम से लाइव जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दी गई है, आप हमें से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जो ग्रुप है हमारा। और 9711411048 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं।